सीमा की दोनों नंदें बंटी और बबली बहुत आलसी और कामचोर थीं। दोनों की 12वीं की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, फिर भी दोनों घर के किसी भी काम में मदद नहीं करती थीं। अरे बंटी बबली, कब तक सोती रहोगी? उठ जाओ। जब से इनके स्कूल खत्म हुए हैं दोनों इतनी आलसी हो गई हैं कि पूछो ही मत। बहू, आज खाने में क्या बना रही हो? माँ जी, बैगन का भरता, चने की दाल, चावल और रोटी। भाभी, मेरे लिए थोड़ी पूड़ियाँ निकाल देना, भरते के साथ मन है और बहुत जोर की भूख लगी है, फटाफट दे दो। और मेरे लिए ना थोड़ा रायता डाल देना, आज रायता खाने का बड़ा मन है। तुम दोनों पहले नहा तो लो, बाद में अब नाश्ता रोटी एक ही साथ कर लेना, दोपहर के 1 बज रहे हैं। भाभी, अभी बाद में नहा लेंगे ना, आप बस खाना लगा दो। लो, हो गया इनका दिन शुरू। भरी गर्मियों के दिन और रसोई में सीमा अकेली लगी हुई थी। नंदों की मजाल नहीं थी कि रसोई में आकर खुद का खाना भी डाल लें, वो भी सीमा ही थाली में डालकर देगी। बंटी बबली में इतना आलस था, देर से उठना, उठते ही बिना नहाए धोए खाना खा लेना या फिर सोते रहना, ये रोजाना की उनकी आदत थी। एक दिन सीमा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उसके सिर में बहुत दर्द था। बंटी बबली, तुम्हारी भाभी की तबीयत आज ठीक नहीं है, उसके सिर में बहुत दर्द है। खाना मैंने बना दिया है, तुम दोनों घर की साफ सफाई और बर्तन कर लो। बबली, तू झाड़ू लगा, मैं पोछा लगा दूंगी। अभी बस थोड़ी देर रुक जाना, तब तक तू झाड़ू लगा, मैं लगा दूंगी पोछा। हाँ ठीक है, अभी लगाती हूँ, थोड़ी देर बैठ जाओ। ठीक है, वैसे भी तू झाड़ू लगाती तो पंखा बंद कर देती, गर्मी में बैठा नहीं जाएगा, थोड़ी देर बैठ जाना, कर लेंगे। कामचोर बंटी बबली दोनों फिर से बैठ गई। न घर की साफ सफाई हुई, ना ही बर्तन हुए। जब दवाई के बाद सीमा के सिर में थोड़ा दर्द ठीक हुआ तो वो उठी और उसने सारे घर को और रसोई को समेटा। सीमा चाहती तो घर में काम वाली रख सकती थी, पर अभी किशन का काम ठीक नहीं चल रहा था। उसकी काफी फसल खराब हो गई थी, जिस वजह से इस बार आमदनी भी नहीं हुई। इसीलिए सीमा बहुत बचत करके चल रही थी, पर बंटी और बबली की एक फरमाइश ने सीमा और किशन को और परेशान कर दिया। किशन भैया, आपने वादा किया था जब हम 12वीं की पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो आप हमें मोबाइल फोन दिलवाओगे, पर आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। हमें बस मोबाइल फोन चाहिए। हमारे साथ की सारी सहेलियों के पास मोबाइल फोन है, सब शहर से बढ़िया मोबाइल फोन खरीद कर लाई हैं। हाँ भैया, हम दोनों को अलग अलग अपना अपना मोबाइल फोन चाहिए। हम बार बार अपनी सहेलियों को बोलते हैं कि अपना फोन दिखा दो, हम दोनों के पास फोन ही नहीं है। हमें महंगा वाला शहर से मोबाइल फोन लाकर दो, वरना हम दोनों खाना नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे। क्यों बंटी? अरे तुम दोनों ये कैसी शर्तें रख रही हो? तुम दोनों जानती हो मेरा काम अभी इतना सही नहीं है कि मैं एक साथ 2 मोबाइल फोन खरीद सकूं। एक ले देता हूं, तुम दोनों एक से ही। नहीं भैया, अपनी कुछ पर्सनल बातें होती हैं, हम दोनों एक मोबाइल से काम नहीं चलाएंगे। अब कहीं से भी कैसे मर्जी हमें मोबाइल फोन ला कर दो, बस हमने कह दिया। ये तुम दोनों की जिद ना बहुत बढ़ती जा रही है, क्यों अपने भैया को परेशान करती हो? माँ, हम परेशान नहीं कर रहे, हमारी सहेलियों के सामने हमारी भी कोई इज्जत है। हम इतनी बड़ी हो गई हैं और हमारे पास मोबाइल फोन भी नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। अब तो हम दोनों तभी खाना खाएंगे जब मोबाइल फोन हमारे हाथ में होगा। बंटी और बबली ने जिद पकड़ ली कि उन्हें अलग अलग मोबाइल फोन चाहिए। बंटी और बबली दोनों ने ना ही दोपहर का खाना खाया, ना ही रात का। इस वजह से घर में सब बहुत परेशान हो गए और किशन को बंटी और बबली के लिए शहर जाकर नए मोबाइल फोन लाने ही पड़े। अब बंटी बबली के हाथ में अपने अपने मोबाइल फोन आ गए थे तो वो पूरा दिन ही नहीं हिलती थी। बंटी, बबली, पलंग की चादर बहुत गंदी हो रही है, मुझे उतार कर दे दो, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, धो दूंगी, बहुत दिनों से धोई नहीं है। भाभी, आज रहने दो ना, अभी मन नहीं हो रहा उठने का, अब दूसरे कपड़े धो लो, कल दे देंगे। अब पलंग की चादर आपको दे देंगे तो फिर दूसरे बिछाने में टाइम लगेगा, कल धो लेना आप। बंटी बबली, इतना आलस ठीक नहीं है, अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो, थोड़ा बातों को समझा करो, कम से कम अपने कमरे को तो साफ रखा करो, बाकी सब तो मैं कर ही देती हूँ। सीमा का बस इतना कहना था कि बंटी और बबली दोनों उससे लड़ाई करने उतर आई। हमें पता है आप हमसे जलते हो, क्योंकि हम दोनों के पास मोबाइल फोन है और आपके भैया ने कभी आपको मोबाइल फोन खरीद कर नहीं दिया, हम दोनों बहनों को दे दिया, इसीलिए आप जलन में आकर हमें परेशान करती हो और आज इतना बोल रही हो। बंटी ठीक कह रही है, जब से हमारे पास मोबाइल फोन आए हैं आप थोड़ी थोड़ी देर में हमें परेशान करने के लिए आ जाती हो। हमें तो लगता है आप जानबूझकर ऐसा करती हो, मुझे तो लगता है आप हमारे मोबाइल फोन पर नजर लगाकर ही रहोगी।
बंटी एक काम करते हैं, अपने अपने मोबाइल फोन को ना किसी तांत्रिक बाबा से झाड़ फूक करवा लाते हैं ताकि इनकी नजर ना लगे। क्या पता इनकी नजर लगने से हमारे मोबाइल फोन टूट जाए, फिर तो हमें मोबाइल फोन मिलने से रहे। जरा सी बात कहने पर ही बंटी और बबली ने सीमा को इतना सुनाया कि सीमा की आंखों से आंसू छलक गए और वो कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। बंटी, बबली, तुम दोनों ने ये ठीक नहीं किया। अरे तुम्हारी भाभी है वो, मैं दुनिया से चली गई तो वही तुम्हारी माँ बनकर देखभाल करेगी। उसके साथ ऐसा व्यवहार मत किया करो। कितनी बार बोला है, वो तुम्हारी इतनी चिंता करती है, ये तुम दोनों नहीं जानती हो? माँ, इन्हें क्या पता कि सीमा इनके बारे में कितना सोचती है। तुम दोनों को शायद ये सच पता नहीं है कि ये जो मोबाइल फोन तुम दोनों के हाथ में है, आज सीमा की वजह से ही है। उस दिन जब तुम दोनों भूखी प्यासी बैठी थी तब। सुनिए, मेरा ये कंगन बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। अब ये तो मैं इतना पहनती नहीं हूँ, ये ना मुझे हाथ में कसता है, बहुत छोटा हो गया है। एक काम करो, तुम ये कंगन देकर जो पैसे मिलेंगे उसके 2 मोबाइल फोन खरीद कर ले आओ। सुनो, ना मत करना, मैं बंटी और बबली को ऐसे भूखा प्यासा नहीं देख सकती। वो दोनों मेरी छोटी बहनें हैं। जाओ तुम शहर जाकर 2 मोबाइल फोन खरीद लाओ। बंटी और बबली को जब सारी बात पता चली तो उन दोनों को अपने बर्ताव पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उन दोनों ने सीमा से माफी मांगी। हमें माफ कर दो भाभी, हम दोनों ने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है। आपने हमारे मोबाइल फोन खरीदने के लिए अपने सोने के कंगन बेच दिए। आई एम सॉरी भाभी, हमने आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया। अरे कोई बात नहीं, तुम दोनों मेरी छोटी बहनें हो, कंगन तो फिर बन जाएगा। मैं जानती हूँ जब तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारी अच्छी नौकरी लगेगी, तो तुम मुझे उपहार में सोने के कंगन तो बनवा कर दे ही दोगी ना। कॉलेज की पढ़ाई भाभी? हाँ बंटी बबली, तुम्हारी सीमा भाभी की एक सहेली शहर में ही एक कॉलेज में टीचर है। सीमा ने तुम दोनों के कॉलेज की पढ़ाई की उससे बात की है, वो तुम्हारा एडमिशन करवा देगी। सीमा ने उससे सारी बात कर ली है। सीमा, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब मेरी दोनों बहनें कॉलेज में पढ़ेंगी, बड़ी नौकरी लगेगी मेरी बहनों की, मैं बहुत खुश हूँ। बंटी और बबली अपनी भाभी सीमा के गले लग जाती हैं। सीमा ने बहुत समझदारी के साथ बंटी और बबली के भविष्य को खराब होने से बचा लिया। इससे सीमा और परिवार के सब लोग बहुत खुश थे। रजत की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं और पूरे घर में उत्सव का माहौल था। हल्दी की रस्म का दिन आ गया था और घर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। रजत के माता पिता और दोनों बड़े भाई भी सजावट का आनंद ले रहे थे। रजत परिवार में सबसे छोटा था, उससे बड़े उसके 2 भाई थे, अनिल और सुनील। अनिल की पत्नी सुमन थोड़ी कम पढ़ी लिखी थी, इस वजह से उसे परिवार में कम महत्व दिया जाता था। सुनील की पत्नी पूजा पढ़ी लिखी थी, इस वजह से सब लोग पूजा को बहुत महत्व देते थे। माँ, एक बात का ध्यान रखना, मेरी हल्दी की सारी रस्मों में सुमन भाभी को थोड़ा दूर रखना। अरे यार, उन्हें कुछ आता तो है नहीं, पता चले बीच में कोई गड़बड़ कर देंगी तो और मूड खराब हो जाएगा। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर। सुमन, इधर आ जरा। जी माँ जी। देख, रजत की शादी है, वो चाहता है तू हल्दी की रस्म में ज्यादा बीच में ना आए, इसलिए हल्दी की रस्मों की सारी जिम्मेदारी मैं पूजा को दे रही हूँ। पूजा बहू, तुम यही रजत के पास रहो, तुम्हारे देवर की शादी है और वो चाहता है कि तुम हल्दी की सारी रस्में पूरी करो। मेहमान आने शुरू हो गए, सब कुछ तुम्हें ही देखना है। जी माँ जी, मैं अपने देवर जी के साथ ही रहूंगी। देवर जी, आप चिंता मत करो, आपका हल्दी का फंक्शन बेस्ट होगा। ये देखिए, मैंने कैमरामैन को भी बुला लिया है और अपने बढ़िया वाले फोन से मैं अच्छी अच्छी फोटोज और वीडियो भी बना लूंगी। भाभी, फोटोज और वीडियोस ना प्रियंका को भी भेज देना, वो भी मुझे अपनी हल्दी की फोटोज वीडियोस भेजेगी। आप टेंशन मत लो देवर जी, मैं सब कुछ करूंगी। आपकी होने वाली बीवी यानी कि मेरी देवरानी को भी सब कुछ भेज दूंगी। हल्दी का फंक्शन शुरू होने वाला था। अब सुमन को तो फंक्शन में रहने के लिए मना कर दिया था, इसलिए सुमन दूसरे कामों में लग गई। क्या हुआ सुमन बहू, तुम्हारे देवर की शादी है, देवर की हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है और तुम यहाँ रसोई के कामों में लगी हुई हो। अरे जाओ, अपने देवर को हल्दी लगानी शुरू करो। आंटी जी, वो रसोई में भी तो सब कुछ देखना है, मेहमान आ जा रहे हैं और फिर देवर जी के पास मेरी देवरानी पूजा बैठी है, वो वहाँ का संभाल रही है, इसलिए मैं रसोई में देखने लग गई। आप फंक्शन में पहुंचिए, मैं सबके लिए नाश्ता कोल्ड ड्रिंक लगवा रही हूँ। अरे शीला, तू जानती नहीं है सुमन को, अपने ससुराल में कोई महत्व ही कहाँ देता है, सब छोटी बहू को ही महत्व देते हैं क्योंकि वो पढ़ी लिखी ज्यादा है ना। सुमन भाभी, ताई जी ने ये हल्दी भेजी है, आप कटोरे में निकाल लो, वहाँ आंगन में रखनी है।
हाँ हाँ ज्योति, लाओ मैं निकाल कर रख देती हूँ। सुमन एक सुंदर से बर्तन में हल्दी सजा देती है। तभी पूजा आ जाती है और सुमन को थाल में हल्दी सजाती देख सास के कान भर देती है। माँ जी, आपने और देवर जी ने हल्दी की रस्म की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। हाँ हाँ बहू, तो इसमें शक की क्या बात है, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो फिर सुमन भाभी रसोई में क्या कर रही है? देवर जी की हल्दी का थाल तो वो सजा रही है। टेंशन मत लो भाभी, माँ उन्हें मना कर देंगी, हल्दी का थाल आप ही लेकर आओगे। हाँ बहू, तुम चिंता मत करो। सुमन की सास उसके पास गई और उस पर गुस्सा करने लगी। सुमन, मैंने तुझे मना किया था ना कि हल्दी के किसी भी काम में हाथ मत लगाना, सब कुछ पूजा देखेगी। रजत नहीं चाहता कि तुम हल्दी के काम में हिस्सा लो। ये हल्दी का थाल पूजा के हाथ में दो, यही लेकर जाएगी सब लोगों के बीच में। पूजा बहू, हल्दी का थाल लेकर आ जाओ। पूजा मुंह बनाती हुई सुमन के हाथ से हल्दी का थाल छीन लेती है और मेहमानों के बीच में ले जाती है। हल्दी का फंक्शन शुरू हो जाता है। सब लोग नाचने गाने लगते हैं। अनिल सुमन को बुलाने के लिए रसोई में चला जाता है ताकि वो भी फंक्शन में डांस कर सके। पूजा एक हाथ से मोबाइल फोन पर वीडियो बना रही थी और दूसरे हाथ में उसने हल्दी का थाल पकड़ा हुआ था। अचानक थाल पूजा के हाथ से छूट जाता है और जमीन पर गिर जाता है। सारी हल्दी जमीन पर बिखर जाती है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। अरे बहू, ये क्या कर दिया? अभी तो हल्दी की रस्म शुरू भी नहीं हुई, तुमने तो सारी हल्दी गिरा दी। अब रजत को हल्दी कैसे लगेगी? पूजा बहू, ध्यान देना चाहिए था ना। तुम एक हाथ से मोबाइल फोन पर वीडियो बना रही हो और दूसरे हाथ से तुम हल्दी लगा रही हो। ये कैसी बच्चों सी हरकत है? देखा ना, सारा थाल गिरा दिया, सारी हल्दी जमीन पर गिर गई है। अब रजत को हम क्या लगाएंगे? हाँ सॉरी, मैं एक हाथ से वीडियो बना रही थी, पता नहीं मेरे हाथ से हल्दी का थाल कैसे छूट गया। बहू, ध्यान देना चाहिए था ना। अब बताओ, रजत को हल्दी कैसे लग पाएगी? माँ, हल्दी के बिना भी तो रस्म पूरी हो सकती होगी ना। कोई बात नहीं, मैं हल्दी के बिना ही रह लूंगा। तभी सुमन आ जाती है। उसके हाथ में हल्दी से सजा हुआ एक और थाल था। ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे देवर जी की हल्दी हो और उन्हें हल्दी ना लगे? ये रही हल्दी देवर जी। सुमन बहू, ये हल्दी तुमने कब तैयार की? शादी की हल्दी तो पहले ही बन गई थी ना। माँ जी, जब हल्दी बनाई थी तो उसमें से थोड़ी हल्दी मैंने मंदिर में रख दी थी, फिर ध्यान ही नहीं रहा कि इस हल्दी में वो हल्दी मिलानी है। पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये हल्दी काम आ गई। पूजा, ये लो, हल्दी देवर जी को लगाओ। इस हल्दी में भगवान का आशीर्वाद है, अब हल्दी को कुछ नहीं होगा। कुछ देर तक सब सुमन को देखते रहे। रजत भी बहुत शर्मिंदा था कि जिस भाभी को वो इतना अपमानित करता था, आज वही भाभी उसकी मदद कर रही है। सुमन भाभी, पूजा भाभी के साथ आप भी मुझे हल्दी लगाओ। आप बड़े हो, पहला हक आपका है। हाँ सुमन बहू, जाओ अपने देवर को हल्दी लगाओ। सुमन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। भगवान की कृपा से आज उसे वही सम्मान मिला जिसकी वो हमेशा कामना करती थी। सुमन और पूजा दोनों मिलकर अपने देवर को हल्दी लगाती है। पूजा भी सुमन को सॉरी बोलती है। खूब जोर शोर से हल्दी का फंक्शन होता है। सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है। सुमन के चेहरे पर भी बहुत खुशी थी, उसे अपने परिवार का प्यार मिल गया था। अगले दिन धूमधाम से रजत की शादी होती है और सुमन और पूजा दोनों मिलकर अपनी छोटी देवरानी प्रियंका का स्वागत करती हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।